problems based upon equivalent concept। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखिए, कि 0.98 ग्राम of H2SO4 dissolved in 100 ml of solution। 0.98 gram of H2SO4 dissolved in 100 ml of solution। 25 ml of this solution, 25 ml of this solution requires 40 ml of NaOH for complete neutralization, The normality of NaOH is, चलिए भाई कोशिश करिए बेटा आप लोग। 0.98 gram of H2SO4 dissolved in 100 ml of solution, 25 ml of this solution requires 40 ml of NaOH for complete neutralization. Normality of NaOH is, आपको लास्ट टाइम पे नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला सिखाया था W/E इन 2000 बाई V। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने किया है तो ऐसे क्वेश्चंस में देर नहीं लगना चाहिए। चलो 2 मिनट का टाइम लीजिए, फटाफट रेस्पॉन्स करिए बेटा। कोशिश आपकी होनी चाहिए पूरी, हमारे ऊपर क्रेडिट नहीं जाना चाहिए कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपने कहा अरे सर हमने भी कर लिया। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। पहले पार्ट से नॉर्मेलिटी निकालिए H2SO4 की, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का क्या कंसेप्ट लगता है उसे अप्लाई करके आंसर दीजिए। निशांत 1/8, ललिता 0.4, .1 to 5 निशांत, साक्षी 0.1, सुचिता 1/8, अंजलि 1/8, नेहा वर्मा 0.1, कृतिका 0.1, कुसुम 1/8, आयुष 1/8, पारुल 0.1। चलो वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स को। पहले पार्ट की नॉर्मेलिटी आपने फाइंड किया, ये आपका 0.98 डिवाइडेड बाय 49 into 1000 by 100, भाई ये हो गया हमारा 10 टाइम्स, और इसे इसको करेंगे तो ये 0.02 आया। इसका मतलब नॉर्मेलिटी हमारी 0.2 नॉर्मल आ गई। जो आपने H2SO4 सॉल्यूशन बनाया उसकी नॉर्मेलिटी हमारी 0.2 नॉर्मल है।
अब इस 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन का आपने 25 ml यूज किया है और आपको पता है कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस लगाते हो तो एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करने होते हैं। तो अब नॉर्मलिटी N1 तो हमें पता लग गया ना, ये 0.2 है, B1 आपने लिया है 25 और N2 हमको फाइंड करना है और B2 आपका गिवन है 40। तो अभी आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ गया 5 इक्वल टू N2 इंटू 40। तो नाउ N2 इक्वल टू 1/8। बिल्कुल सही निकाला। जिन लोगों ने 1/8 या 0.125 कैलकुलेट किए हैं उन सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। 1/8 और 0.125 0.12 अगर अभी करेक्ट माना जाएगा पहचान में आ जाएगा बेटा। अब थोड़ा सा इससे एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए बेटा और उसकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए। चलो पुट करिए। लिखिए 1 ग्राम सैंपल ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ limestone contains some impurity of gypsum. 1 gram sample of limestone contains some impurity of gypsum dissolved in 0.1 normal 230 ml HCl solution. 1 gram sample of limestone contains some impurity of gypsum dissolved in 0.1 normal 230 ml of HCl solution. Excess of acid requires 0.1 normal 40 ml of NaOH solution for neutralization. Calculate percentage purity of sample. अब देखने में क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है बेटा ना, पर क्वेश्चन की लेंथ देख करके कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आप 2 टाइम से पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कहां से इनिशिएट करें, कहां से स्टार्ट करना चाहिए। अब जरा इस पे गौर करो क्वेश्चन पे। लाइमस्टोन का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट और ये डॉट ट्वाइस H2। ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट है ना, जो जिप्सम वाला पार्ट है, ये आपका HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जिप्सम does not react with HCl। तब HCl के साथ तो केवल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा बेटा ना, और जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बनाता है CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनेगा।
फिर से सुन लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा ना, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा। लाइमस्टोन सैंपल में जो आपका जिप्सम का पार्ट है वो आपके HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, बीच में एक आध जगह पर अगर कहीं पर कनेक्टिविटी गड़बड़ होती है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करिए बेटा, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क है ना, नेटवर्क में समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो से पैनिक ना हुआ करिए आप लोग। अब साउंड आ रही है, बोलो बेटा, हेलो, साउंड अब क्लियर है? चलो ओके, तो आप फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो आपके सैंपल में जिप्सम मौजूद है ना, जिप्सम हमारा HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, केवल आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इट मींस जो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वही केवल HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन जब करता है तो ये हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं। अब आपको एक कंसेप्ट हमने सिखाया था ना कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl और कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए कि नहीं बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, for complete reaction, for complete reaction, the milliequivalents of calcium carbonate, the milliequivalents of calcium carbonate should be equal to milliequivalents of HCl, should be equal to milliequivalents of HCl. कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसको डिसॉल्व हमेशा HCl या H2SO4 में ही किया जाएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में, इस लाइमस्टोन को हमने 0.1 नॉर्मल 230 ml HCl में डिसॉल्व किया है, 0.1 नॉर्मल 230 ml HCl में डिसॉल्व किया ना, तो अब इस HCl की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की मदद से HCl के मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड कर लो। मिली इक्विवेलेंट्स आप HCl फाइंड करिए, पॉइंट 1 नॉर्मल 230 ml HCl के मदद से आप मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड कर लो। हिमांशी बेटा बिल्कुल सही निकाला आपने। मुनीष बेटा 94% नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर आता है। हाँ नेहा भी 95%, आपने भी सही निकाला 95। 95% एग्जैक्ट आता है बेटा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो यहां से सॉल्यूशन आप चेक कर लो। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से HCl के मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ये हो गया आपका 0.1 into 230 और ये आपको मिल गया 23। अब आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो आपका आया ना 23 मिली इक्विवेलेंट्स,
ये आपका कंप्लीट रिएक्शन नहीं किया है, क्योंकि कुछ एसिड आपका बच गया है ना, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने जो NaOH दिया है वो गिवन है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलिक कोवेलेंट ऑफ अनयूज्ड HCl, और अनयूज्ड HCl के मिलिक कोवेलेंट्स आपके NaOH के मिलिक कोवेलेंट्स के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कराना, न्यूट्रलाइज तो तभी होगा बेटा जब दोनों के मिलिक कोवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना यहाँ पे। इसका मतलब हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया 0.1 into 40, ये आपके आगे 4। अब इसके मदद से क्या करूं, यूज्ड मिलिक कोवेलेंट्स ऑफ HCl फाइंड कर लो। तो अब आप डिफरेंस ले लो 23 माइनस 4, तो ये हमको मिल गया 19। पहला पार्ट देखिए, जो आपका ये गिवन था, इससे HCl के टोटल मिलिक कोवेलेंट्स पहले समय पता थे, ये हमारे 23 है। अनयूज्ड मिलिक कोवेलेंट्स ऑफ HCl फाइंड करने के लिए NaOH की मदद ली गई, और उसके बाद जो यूज्ड हुआ ना, तो टोटल में से अनयूज्ड हटा दो तो 19 मिल जाएंगे। अब आपको एक रिलेशन हमने सिखाया था ना, कंप्लीट रिएक्शन के लिए लाइमस्टोन और HCl के मिलिक कोवेलेंट्स बराबर कर दीजिए। नाउ for complete reaction, मिलिक कोवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट should be equal to मिलिक कोवेलेंट्स ऑफ HCl। अब एक तरफ हमारा मास पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ आपके वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है। तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन आपको सिखाया था बेटा ना, कि W/E into 1000 इक्वल टू NB। तो NB ऑफ HCl तो हमने फाइंड कर रखा है ना, तो अब आप यहाँ से W फाइंड कर लो। नाउ W अपॉन, और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 50 into 1000, और यूज कितना निकला हमारा, ये 19 आ गया ना। तो अब आप देखोगे कि यहाँ से जो W हमको मिल गया वो 0.95 ग्राम मिला, मतलब 1 ग्राम सैंपल आपका था, उसमें से 0.95 ग्राम हमारा क्या है, वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, परसेंटेज निकालना है ना हमें, तो 0.95 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100 कर दो, तो एग्जैक्ट आपका आता है 95%। आप सभी के समझ में आ गया बेटा, जो लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहे थे, क्लियर हुआ क्वेश्चन, बोलो। अगले प्रॉब्लम पर चलें बेटा। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो इससे थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखिए बेटा। कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट required to react, calculate mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml 0.75 molar 0.75 molar HCl। और रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है।
क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन react with 25 ml 0.75 मोलर HCl। तो रिएक्शन तो वैसे ही करना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, और ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट से बराबर कर दीजिए बेटा, और आंसर आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा। अब पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है आप सभी को? साउंड आ रही बेटा? आप सबको सुनाई पड़ रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन फट से सॉल्व करके दिखाइए। पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। हो गया बेटा? आप सब बताओ भाई। इसकी नॉर्मेलिटी मोलारिटी बराबर हो जाएगी बेटा ना, क्योंकि ये बैलेंस फैक्टर तो 1 है ना। तो अब इसका मिली इक्विवेलेंट से निकाल लो। इसका मास पूछ रहा है वो, तो W अपॉन 50 इंटू 1000 इक्वल टू, इधर आ गया हमारा 25 इंटू 0.75। ये हो गया हमारा 29 हो जाएगा, और छोटा कर लो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। नाउ W इक्वल टू ये हो गया 5 इंटू 0.75 और डिवाइडेड बाय 4, और इसको सॉल्व कर लीजिए। जो आपका आंसर जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रफली आपका लगभग कितना आ जाएगा? 25 5 7 35 2 37, ये हमें मिल गया 3.75। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.4936, और ये आपका रफली 0.94 ग्राम। लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 0.9375 ग्राम। सभी ने सही निकाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा।
लिखिए 1.58 ग्राम 1.58 ग्राम 1.58 ग्राम ऑफ केमेनोफोर 1.58 ग्राम ऑफ केमेनोफोर वन पॉइंट फाइव एट ग्राम ऑफ केमेनोफोर in acidic medium completely reacts with reacts with 100 ml oxalic acid solution. Calculate first normality of oxalic acid solution. Second, percentage strength of oxalic acid. Percentage strength of oxalic acid. ये दो पार्ट्स हैं आपके. कोशिश करिए बेटा. केमेनोफोर को अगर ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे ना, ये H2SO4 प्लस H2C2O4 गिव्स आउट, ये आपका बना K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस यहां से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर. केमेनोफोर ये मीडियम एसिडिक दिया गया है, ये आपको ऑक्सैलिक एसिड है. तो आपको पता है ना कि अगर केमेनोफोर इस ऑक्सैलिक एसिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बेटा ना. अब एक तरफ मास का रिलेशन है, एक तरफ वॉल्यूम का रिलेशन है, तो मास एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप लगा करके और आंसर चेक करिए. 1.58 gram of KMnO4 in acidic medium. 1.58 gram of KMnO4 in acidic medium can react 100 ml oxalic acid solution. Then find normality of oxalic acid. Second, percentage strength of oxalic acid. एक ही सिंगल कंसेप्ट सभी जगह चलता आ रहा है बेटा, केवल हमें मिली इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट बस दिमाग में फॉलो करना है, उसी से सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे. उसी तरह से फिर से अप्लाई कर दो. फॉर कंप्लीट रिएक्शन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 should be equal to milli equivalents of oxalic acid. अब आपको पता ना KMnO4 का मास गिवन है बेटा, तो अब आपने लिखा 1.58
ये मास है और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट मास आपको सिखाया था, ये 31.6 होता है बेटा ना। अब अगर ये चीज भूल जाओगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और इनटू क्या कर दो 1000, ये हो गया मास के टर्म्स में KMnO4 का मिल इक्विवेलेंट। अब इक्वल टू NB कर दो, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका गिवन है कितना 100 ml। अब यहां से नॉर्मेलिटी फाइंड कर लीजिए, कैलकुलेशन करिए बेटा। 1.58 gram of KMnO4 in acidic medium can react with 100 ml oxalic acid solution। आपको फाइंड करना है नॉर्मेलिटी, दूसरा आपको फाइंड करना है परसेंटेज स्ट्रेंथ। आयुष 0.5, साक्षी 0.5, हिमांशी 0.5। तो भाई यहां से इसका डेसिमल हटा दो, ये नीचे 100 आ गया और इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 कर लीजिए। अब इससे इसको अगर हम ले जाएंगे ना तो एग्जैक्टली आपका 5 टाइम्स आ गया। भाई दो जीरो इसके कैंसिल कर लो और ये हो गया आपका 500, 1/5। सॉरी, दिस इज 1/5। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लो, 158 और ये आपका 316, छुटा कर देते हैं, ये हो जाएगा 215 और 28, ये हो गया 7 और यहां से 9। एग्जैक्टली आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा था कि 1.58 डिवाइडेड बाई 31.6 इनटू 1000 बाई ये 100, तो ये 10 टाइम्स हो गया हमारा। और इसका डेसिमल हटा दो, चलो ये यहां से हट गया, ये 1/20, जीरो आपका कैंसिल आ गया, 1/2 आ जाएगा बेटा। तो 1/2 इट मींस नॉर्मेलिटी हो जाएगी यहां से 1/200। ये गलत कुछ निकाला आप लोगों ने। कैलकुलेशन ठीक से चेक कर लो बेटा आप लोग, 0.5 ही आएगा। नॉर्मेलिटी कितनी आई, जस्ट 0.5। हाँ सही निकाला बेटा, 0.5 ठीक है एग्जैक्ट। ये हमें मिल गया 0.5 नॉर्मल, जो नॉर्मेलिटी आ गई हमारी 0.5 आ गया यहाँ से। हमने आपसे पूछा है ना परसेंटेज स्ट्रेंथ, अब आपको पता है ना कि जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आप लिखते हैं W/E इंटू 1000/B। ये है आपका ग्राम इक्विवेलेंस। W/E मतलब ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
इसका मतलब बी जो है वो आप यहाँ पर 1 लीटर लेते हैं, मीन्स हो गया 1000 ml। अगर हम आपसे पूछते हैं ना कि अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना वो पर लीटर आपका आ गया ना कितना, वो हमें मिल गया 0.5। कितना मिल गया? 0.5। ध्यान से सुनिए यहाँ पर इस पार्ट को, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है हमारा 0.5। इसका मतलब 0.5 इक्विवेलेंट्स हमारे 1000 ml में मौजूद है। 1000 ml में आपके 0.5 इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं, या यहीं से मास निकाल लो, छोड़ दो, टेंशन ना लो यहीं से। ये आप क्या करो, यहां से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकाल दो, ग्राम पर लीटर। अगर आपसे कहे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बताइए ना, तो आप क्या करिए, वॉल्यूम के जगह पर 1000 पुट कर दो, ये आपका 1000 क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बेटा ना। अब यहाँ से आपको मिल गया 0.5 इक्वल टू W अपॉन E, और E आप ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास पुट कर दीजिए। ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास आपको पता है 63 होता है। अब यहाँ से W हमारा आ गया 63 इंटू 0.5, 63 इंटू 0.5। हमने क्या किया, यहाँ से पहले हमने ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकाल लिया। ग्राम पर लीटर में वॉल्यूम आपको 1000 ml पुट करना है, तो 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी W अपॉन E के बराबर हो जाएगी। यहाँ से W फाइंड कर लेंगे, ये आपका इक्विवेलेंट मास गिवन है। इक्विवेलेंट मास कितना होता है 63। ये जो आपका आया ना ये ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। अब आपको पता है कि 1000 ml में इतना अमाउंट मौजूद है ना, तो 100 ml में कितना हो जाएगा। तो जैसे ही परसेंटेज स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का 1/10 कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? 1/10 कर दो। तो 63 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6.3 इंटू 0.5। ये आपका आ गया 5 3 15, 5 6 30, और ये 31। तो 2 डेसिमल पॉइंट, इसका मतलब 3.15% आना चाहिए। हाँ सही निकाला बेटा, 3.15%। पहले ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया करिए, उसके बाद उसका 1/10 कर देंगे, फट से हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगा। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पूछा जाए तो नॉर्मेलिटी को W अपॉन E के बराबर कर दो। परसेंटेज स्ट्रेंथ आपसे आस्क किया जाए बेटा तो उसका 1/10 कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ नेक्स्ट लिखो, लिखिए 25 ml 25 ml of hydrogen peroxide, 25 ml of hydrogen peroxide is treated with 25 ml of hydrogen peroxide is treated with excess of acidified solution of Ki, potassium iodide। फिर से सुनिए बेटा, 25 ml of hydrogen peroxide, 25 ml of hydrogen peroxide is added to excess of acidified solution of Ki, acidified solution of Ki. The iodine so liberated
requires 20 ml of 0.1 normal 20 ml of 0.1 normal hypo solution 20 ml 0.1 normal hypo solution. Calculate normality of H2O2. Calculate normality of hydrogen peroxide. Normality of hydrogen peroxide. क्वेश्चन सबने लिख लिया बेटा? हमने कहा है आप 25 ml of hydrogen peroxide reacts with Ki solution in acidic medium. The iodine liberated requires 20 ml hypo solution. hypo solution का मतलब है Na2H2O3. Normality of hydrogen peroxide is. तो अब इसके लिए इक्वेशन आप लिख लो H2O2 plus Ki gives out, यहां से बनेगा KOH plus I2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब भी Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो यहाँ से KOH बनता है प्लस आयोडीन लिबरेट होती है. अब इस आयोडीन को जब आपने हाइड्रो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया ना तो ये आपका फॉर्म करता है NaI प्लस Na2S4O6. I2 plus Na2S2O3 gives out NaI plus Na2S4O6. अब आप मिल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट अप्लाई करो. अगर H2O2 इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन करता है बेटा ना तो इसका मिल इक्विवेलेंस इसके मिल इक्विवेलेंस के बराबर होगा ना. और किसी भी रिएक्शन में हमने आपको सिखाया था कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मिल इक्विवेलेंस हमेशा बराबर होते हैं. इट मींस मिल इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू मिल इक्विवेलेंस ऑफ Ki इक्वल टू मिल इक्विवेलेंस ऑफ KOH इक्वल टू मिल इक्विवेलेंस ऑफ I2. and the mill equivalence of I2 should be equal to mill equivalence of hypo solution. तो अगर क्वेश्चन में किसी एक कभी मिल इक्विवेलेंस हमको पता है बेटा तो हम उसी की मदद से बाकी चीजों को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर से सुनिए बेटा, मिल इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड is equal to mill equivalence of Ki equal to mill equivalence of KOH equal to mill equivalence of I2. और जैसे I2 का मिल इक्विवेलेंस हमको पता लग गया ना तो इसी के मिल इक्विवेलेंस के बराबर हाइपो सॉल्यूशन का मिल इक्विवेलेंस रहेगा. और इसका तो मिल इक्विवेलेंस गिवन है ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नॉर्मलिटी आ जाएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा, फाइंड कर लीजिए.
तो यहाँ से आपने फाइंड किया, तो हमें यहाँ लिख लिया 25, ये हो गया हमारा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आपको मिल गया नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 50 हो गया। यहाँ से ये कितना मिल जाएगा, आप पॉइंट लगाओ, ये हो गया 0, फिर 0.08 नॉर्मल। पॉइंट 0.08 नॉर्मल। हाँ हिमांशी बेटा, मुनीस, सबने सही निकाले हैं, कुछ लोगों ने गड़बड़ निकाला, 0.24 नहीं आना चाहिए बेटा। कुसुम 0.08, साक्षी आपने भी सही किया। आयुष बेटा ठीक से जरा करो कैलकुलेशन। आयुष बेटा आंसर आप ठीक से चेक करिए। हाँ आप सही हुआ बेटा, ठीक है। यहां पर हम आयोडीन का एस्टिमेशन करते हैं, ये आपका इडियोमेट्रिक टाइटेशन इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से फाइंड हो जाते हैं, और हमें कोई टाइटेशन का कंसेप्ट नहीं लगाना, हमें केवल मिल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट केवल लगा के चलना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बढ़िया सा लिखिए बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 0.2 मोलर, 0.2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, .2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 solution completely reacts with completely reacts with 0.05 molar 0.05 molar ferrous sulfate solution, 0.05 molar ferrous sulfate solution in acidic medium, in acidic medium, in acidic medium. The volume of FeSO4 used is 50 ml. 50 ml. The volume of KMnO4 required is, the volume of KMnO4 required is, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो, जैसे आप लेते हैं ना KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 gives out K2SO4 plus MnSO4
प्लस ये बनता है आपका Fe2SO4 का होल साइज प्लस वाटर। यहाँ पर KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हमारा +2। फेरस सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्यों लिखा है, तो ये बात आपके समझ में आ रही ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मेलिटी नहीं गिवन है, यहाँ पर मोलारिटी गिवन है, तो आपको n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर KMnO4 का n फैक्टर में 5 आएगा, जबकि फेरस सल्फेट का n फैक्टर वो 1 के बराबर होगा। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलारिटी तो सेम रहेगी, पर जब KMnO4 की आप मोलारिटी फाइंड करोगे ना, तो यहाँ इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे तो इसे 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टर हमारा 5 कंसीडर करना है ना। और कंसेप्ट वही आपको लगाना है, दोनों की मिली इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड कर दो। मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ फेरस सल्फेट। आई रिपीट अगेन, इस क्वेश्चन में KMnO4 की मोलारिटी ली गई है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की मोलारिटी ली गई है। तो मोलारिटी से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी के मदद से सॉल्व करते हैं बेटा ना। और आपको सिखाया था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है n इंटू मोलारिटी। इसका मतलब अगर n फैक्टर हमें पता है ना, तो वी कैन चेंज मोलारिटी इंटू नॉर्मेलिटी। तो अब एसिडिक मीडियम में KMnO4 के ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाला चेंज आपको पता है, वो हमारा 5 होता है, तो 5 इसका हो गया n फैक्टर। इसी तरह से फेरस सल्फेट आपका फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, तो इसका n फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। फेरस आयन +2 से +3 हो जाएगा बेटा, इसका n फैक्टर 1 आ गया ना। तो n फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी होगी वही पोलैरिटी हो जाएगी, तो वहां तो सेम रहेगा। थोड़ा सा वेट करिए बेटा। चलो आई रिपीट अगेन, ऑडिबल हुए आप सभी लोग? हमने बताया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में KMnO4 की मोलारिटी यूज की गई है। हमें मोलारिटी नहीं लेना है बेटा, हमें नॉर्मेलिटी लेना है। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आप देखिए ऊपर रिलेशन लिखा है n फैक्टर इंटू मोलारिटी किया जाता है ना। तो n फैक्टर KMnO4 का एसिडिक मीडियम में आपको पता है 5 होता है, तो आप n के जगह पर 5 पुट करिए, मोलारिटी पुट कर दो, तो वहां से नॉर्मेलिटी निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरह से फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में फेरस आयन है, फेरस आयन आपको ऑक्सीडाइज हो गया फेरिक आयन में। तो फेरिक आयन आपको पता है ना कि +3 होता है, जबकि फेरस आयन हमारा +2 है। तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर केवल 1 का हो रहा है, तो n फैक्टर 1 हो गया, इसलिए नॉर्मेलिटी और मोलारिटी हमारे बराबर हो जाएंगे। अब N1B1 इक्वल टू N2B2 का कंसेप्ट लगा दो बेटा, जो आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट कराया जा रहा है वो से कैलकुलेट कर दीजिए। एक ने 25 ml, 2.5, 2.5। साक्षी बेटा क्वेश्चन पूरा सुनाई पड़ा? इसी का वॉल्यूम पूछा गया है, दूसरी तरफ आपका सीधा के लिए ये आपका 0.05 इंटू और इसका 50 ml लगा है, तो अब ये हो गया तुम्हारा B इक्वल टू
इधर आप ले लो 25 तो 250 हो गया और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना। तो जिनके आंसर 2.5 ml निकाले उनके करेक्ट है भाई। 25 ml किसी का भी नहीं आना चाहिए। हाँ सही निकाला है बेटा 2.5 ml। कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल सही रखें बेटा, भले टाइम लग जाए पर कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए। तो ये वॉल्यूमेट्रिक वाले क्वेश्चन समझ में आए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट वगैरह। हेलो, क्वेश्चंस करने समझ में आ रहे हैं आप सभी को, बोलो बेटा। चलो वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो और इसको ट्राई करो। देखिए 10 ग्राम सैंपल ऑफ 10 ग्राम 10 ग्राम सैंपल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम सैंपल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखिए 10 ग्राम सैंपल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 10 ml 0.5 normal HCl 10 ml 0.5 normal HCl. The excess of HCl the excess of HCl the excess of HCl neutralized by 0.2 normal 20 ml 20 ml NaOH solution calculate percentage purity of sample calculate percentage purity of sample सैंपल। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है बेटा, बोर्ड से नोट कर लो अगर आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी हमने कराया है, तो बिल्कुल आपका सेम मेथड फॉलो आपको करना है बेटा। आप रिएक्शन लिख लीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives out BaCl2 प्लस ये कंप्लीट रिएक्शन करेंगे जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। HCl का इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में कितना था, बचा कितना हमारा वो इसकी मदद से निकाल लो। और ये अनयूज्ड हो गया, यूज्ड आप उसमें से माइनस करके निकाल लीजिएगा, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से इसका मास निकल आएगा, मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 कर दीजिए तो सैंपल की प्योरिटी आ जाएगी। बिल्कुल जैसे सैंपल आप चौक दिया गया था ना, बिल्कुल सेम वे में आपको करना है। हो जाएगा बेटा, बोलो।
इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे एवरीवन। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने एक बड़ा सा टॉपिक कवर कर लिया। जो आपके इक्वेशंस बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, पर अगर आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट को ढंग से समझ लिया है तो कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल के लेक्चर में आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस सिखा देंगे, वाटर का निकालना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना सिखा देंगे बेटा, और इस चैप्टर को फिर हम लोग ओवर कर देंगे। तो कल की क्लास एक आपकी रह गई मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। 5 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए और आपकी बायोलॉजी वाली क्लास बस बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा।